आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 110 यूनिट 4 भारत में औपनिवेशिक विस्तार पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुख्य मुख्य 4 बिंदुओं पर चर्चा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कंपनी के द्वारा कब्जा और अवध राज्य का प्रतिरोध 1765 से 1775 तक। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अवध प्रतिरक्षा का दुर्बल होना 1775 से 1801। थर्ड पॉइंट रहेगा 1801 की संधि। और लास्ट पॉइंट रहेगा अवध राज्य की अवनति और पतन 1801 से 1856। फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं अंग्रेजों की सफलता का महत्व। पहले भारत में हमने पहले भाग में हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने प्लासी यानी कि 1757 के युद्ध और बक्सर के 1765 के दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके किसी ढंग से बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता को स्थापित कर लिया था। इस प्रकार से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफलता का बंगाल के इतिहास पर एक विशेष प्रभाव हुआ है। इसके मुख्य प्रभाव यह रहे हैं कि अंग्रेजों की इस वजह से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस विजय के पश्चात यह रहा कि बाहरी रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा कि नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की ताकत को कमजोर कर दिया। और इसके बाद वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारादारी को स्थापित कर लिया। बक्सर की लड़ाई के द्वारा उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बक्सर की लड़ाई के प्रमुख बिंदु यह रहे कि बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग्य के सूर्य को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह हुआ कि अंग्रेजों की इस युद्ध में सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के अन्य भागों में ब्रिटिश शासन की स्थापना बहुत दूर नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुगल साम्राज्य का पतन और उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों का उदय। खेतरी सत्ता की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्य उभर कर सामने आए। इसमें प्रमुख राज्य रहे हैं अवध, रोहिल्ला, जाट और सिख। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता की सहायता प्राप्त की थी अपनी स्वायत्तता स्थापित करने में। अपने अधीनस्थ राज्यों पर मुगल सत्ता का प्रभाव कम नहीं हुआ था, पर मुगल सत्ता की संप्रभुता कायम रही। यानी कि मुगल सत्ता का प्रभाव थोड़ा थोड़ा इन अधीनस्थ राज्यों यानी कि अवध, रोहिल्ला, जाट और सिख पे धीरे धीरे इन पे प्रभाव कम होने लगा, लेकिन इनकी संप्रभुता मुगल सत्ता की संप्रभुता इन राज्यों पर अभी भी कायम थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवध सहायक संधि से विलय तक। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अक्टूबर 1764 के हुए बक्सर के युद्ध में जिस सेना ने ब्रिटिश फौज के साथ युद्ध किया था, उसमें अवध सेना की भूमिका सबसे ज़्यादा थी। इसमें मुगल, दुर्रानी, स्थानीय अवध की सेना शामिल थी। इस सेना में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, जिसमें ज़्यादातर भाड़े के सैनिक थे जो लूटपाट में अधिक रुचि रखते थे। इन्होंने युद्ध के बीच में ही कंपनी और नवाब के सामानों को लूटना शुरू कर दिया था। वस्तुतः यह सेना समग्र रूप में अवध समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। अवध के कुलीन वर्ग में 3 तरह के लोग लोग थे। उनकी परंपरा और संस्कृति एक दूसरे से भिन्न थी। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट में है अवध राज्य और इसके बड़े पदाधिकारियों में सिया मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या थी। इनकी जनसंख्या काफ़ी कम थी और ये अपने आप को राज्य के कुलीन वर्ग का सदस्य मानते थे। सेकंड पे थे मुंशियों की जाति में खासतौर खत्री थे, जिनका अवध के प्रशासन में बहुमूल्य योगदान था। और थर्ड में थे राजपूत और ब्राह्मण, जो कि भूमिपति जो कि अधिकतर अधिकतर जमींदार थे।
लेकिन प्रांतीय प्रशासन में उनका कोई दखल नहीं था। जमींदारों के द्वारा स्वतंत्र होने के प्रयासों के कारण भी शासन काफी दुर्बल हुआ था। जमींदारों ने यह भी दावा किया था कि अवध राज्य के संस्थापक शाहिद खां के आने के पहले से ही वे जमींदार थे, यानी कि जो जमींदार वर्ग था उन्होंने स्वतंत्र होने की कोशिश की। अतः अधिकांश भूमिपति अपने को अवध के प्रांतीय शासकों से पुराना और स्वतंत्र मानते थे। इस प्रकार अवध राज्य ने मुगलों के माध्यम से वैधता प्राप्त की और अपनी सत्ता को स्थानीय तौर पर बल प्रदर्शन के सहारे स्थापित रखे रखा। 1857 के विद्रोह में जब उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तब भी उन्होंने मुगलों के नाम से ही काम करना पड़ा था, क्योंकि उस समय भी वह मुगल साम्राज्य के आधिपत्य के अधीन थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायक संधि से क्या लाभ हुआ। अवध में सिराजुद्दौला को पुनः स्थापित पद पर स्थापित कर दिया गया, पर एक संधि के माध्यम से वह कंपनी की सत्ता में जकड़ गया। के तहत उसे अपनी आपसी प्रतिरक्षा का भुगतान नवाब को करना था। अवध क्षेत्र में कंपनी के लिए कर मुक्त व्यवस्था की छूट और युद्ध हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए देने पड़े। सहायक संधि के तहत नवाब ने अवध में स्थायी तौर पर ब्रिटिश सेना की मौजूदगी को मंजूरी दे दी और इसके लिए प्रति ब्रिगेड उसने 2,10,000 रुपये देने की मंजूरी दी। उसने अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की और अंग्रेजों की सहमति के बिना वे किसी भी यूरोपीय की नियुक्ति नहीं कर सकते और ना ही किसी अन्य फ्रेंच या डच या अन्य पुर्तगाली कंपनी की सहायता लेंगे। इस प्रकार से राज्य क्षेत्रातीय संरक्षण के संधि के अनुसार उन्हें पेंशन की सुविधा मुहैया करवाकर सम्मान तथा तरक्की का अवसर देकर रेजिडेंट ने काफी महत्वपूर्ण लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यानी कि कुछ लोगों को अंग्रेजों ने पेंशन की सुविधा मुहैया कराई और उनकी तरक्की की, उनका अच्छे अच्छे पदों पर बैठाया और उनका सम्मान दिया, जिससे कि उन्होंने अपने जो अवध के जो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। इस प्रकार रेजिडेंट अवध राजधानी में एक नई शक्ति के रूप में सामने आया। अवध और बिहार से सैन्य बल की प्राप्ति और बंगाल के लोगों तक अवध के शासकों से धन की प्राप्ति के कारण कंपनी को मराठा और सिखों पर लगातार विजय प्राप्त करने में सहूलियत हुई। इस प्रकार ब्रिटिश भारत में एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और इस प्रकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक शक्ति के रूप में सामने आई और कंपनी ने अवध राज्य के बागियों को राज्य क्षेत्रातीय संरक्षण प्रदान किया और जो भी अवध राज्य के जो बागी थे उनको कंपनी संरक्षण प्रदान करती थी और अपने खुद से अपने साथ मिला लिया करती थी। ऐसे लोगों को का एक दल कायम किया गया जो कंपनी के प्रति निष्ठावान हो और अपने प्रति निष्ठावान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। शासकों की शक्तियाँ का हनन किया गया और राज्य के अधिकांश पदाधिकारी, दरबारी और बड़े भूमिपति कंपनी के प्रति निष्ठावान हो गए। आसफउद्दौला और शहादत अली खान जैसे नवीन परिवार के लोगों ने भी गद्दी प्राप्त करने के लिए कंपनी का सहारा लिया। इस प्रकार से 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय होना स्वाभाविक सा प्रतीत होने लग गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कंपनी के द्वारा कब्जा और अवध राज्य का प्रतिरोध 1765 से 1775। कंपनी के विरोध के बावजूद सिराजुद्दौला ने 1 लाख सैनिकों की प्रतिष्ठित सेना गठित की थी। उसने 150 के लगभग फ्रेंच पदाधिकारियों को भी सेवा प्राप्त की, जो कि एक उच्च स्तरीय तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उसने कंपनी की सहायता से 1776 में रोहिलखंड और इटावा को अपने कब्जे में ले लिया। 1765 में नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई इलाहाबाद की संधि के अनुच्छेद 8 का सिराजुद्दौला ने कसकर विरोध किया, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी व्यापारियों और उनके दलालों को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का प्रावधान किया गया था, पर उसे कंपनी का दस्तक प्राप्त व्यापारियों और एजेंटों को व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ी। ये व्यापारी चूंकि मुक्त व्यापार करने के अधिकारी थे, पर वे बिक्री कर और पारगमन शुल्क देने से भी इनकार करने लगे, घरेलू बाजार में हस्तक्षेप करने लगे और इस प्रकार से व्यवहार करने लगे कि वह नवाब के कानून के दायरे में नहीं आते हैं। इस प्रकार से नवाब के विरोध को देखते हुए कंपनी ने मई 1768 में अपने सभी व्यापारिक एजेंटों पर
पर प्रतिबंध लगा दिया और अवध तथा बनारस में मुक्त व्यापार करने का प्रावधान वापस ले लिया। कुछ व्यापारी इस प्रतिबंध से काफ़ी नाराज़ हो गए थे और इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर प्रतिबंध हटाने का दबाव डाला। इस दबाव के कारण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1771 में यह प्रतिबंध वापस ले लिया था। सुजा ने इसका विरोध किया और संधि तोड़ने की धमकी दी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अवध प्रतिरक्षा का दुर्बल होना। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आशफउद्दौला ने अवध का शासन अपने हाथ में लेने की कोशिश की और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने आशफउद्दौला के साथ एक समझौता किया, जिसके कारण उसे नवाबी तो मिल गई पर राज्य को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आसफउद्दौला ने कंपनी से नई संधि की और इसके तहत उसे कंपनी को काफ़ी छूटें देनी पड़ी। उसने अंग्रेजों को बनारस राज्य दे दिया, 50,000 रुपये और अधिक देने का वादा किया। यह रकम पहले निर्धारित रकम की 1/3 थी। इस प्रकार इस रकम का उपयोग अवध में कंपनी की सेना के रखरखाव के लिए किया जाता था। उसने राज्य की सेवा में कार्य कर रहे या राज्य में रह रहे सभी यूरोपियों को निष्कासित करने का वचन दिया। कंपनी के अनुमोदन पर ही वह किसी यूरोपीय नागरिक को रख सकता था। इस प्रकार से कंपनी को खास जमीन पर तनख्वाह अर्थात भू राजस्व वसूल करने के बाद उसे सीधे कंपनी के कोष में जमा कर देना था। इस प्रकार से अवध राज्य की उसमें कोई भूमिका नहीं हुआ करती थी, यानी कि जो कुछ जमीन जो कंपनी को दी गई थी उस जमीन पे प्राप्त भू राजस्व का हक केवल कंपनी का हुआ करता था और उसको अवध राज्य की उसमें कोई भूमिका नहीं हुआ करती थी, यानी कि उसका अवध राज्य का उस धन पे कोई भी हक नहीं हुआ करता था। कंपनी ने अपने मनचाहे जिलों का चुनाव किया और इस प्रकार इन जिलों में अपने मन मुताबिक राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। 1797 में आसिफउद्दौला की मौत के बाद राज्य के मामलों में कंपनी का दखल और भी बढ़ गया। अपनी कंपनी विरोधी विचारधारा के कारण आसिफउद्दौला का पुत्र उत्तराधिकारी वजीर अली कंपनी की दृष्टि में सही उम्मीदवार नहीं साबित हुआ। इस प्रकार उन्होंने जनवरी 1798 में कंपनी और कुछ दरबारियों की सहायता से उसे पद से हटा दिया। इसके बाद सआदत अली खां को गद्दी पर बैठाया गया। इस प्रकार सआदत अली खां आसिफउद्दौला के बाद ऐसा दूसरा नवाब था जिसे गद्दी हासिल करने के लिए कंपनी की सहायता लेनी पड़ी। उसने कंपनी को काफ़ी बड़े क्षेत्र देने का वादा किया था। बाद में कंपनी ने भूमि के बदले नगद राशि को अधिक प्रमुखता दी थी। अवध में रह रही अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए निर्धारित राशि में 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अंत में नवाब ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि नवाब सआदत अली खां किसी भी विदेशी शक्ति से बातचीत के लिए कंपनी की अनुमति लेगा और उनकी जानकारी के बगैर कोई भी बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। इस प्रकार से अवध के शासक को वित्तीय तौर पे तो कमज़ोर किया गया और उसको कूटनीतिक तौर पर भी कमज़ोर कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 1801 की संधि। नया गवर्नर जनरल वेलेस्ली इस संधि से संतुष्ट नहीं हुआ, यानी कि जो अवध की संधि की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा उससे संतुष्ट नहीं हुआ और वेलेस्ली ने इस नई संधि पर हस्ताक्षर करने के 1801 की एक नई संधि लेके आया और उस पर नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस संधि के तहत उसे दोवाब गोरखपुर और रोहिलखंड के इलाके कंपनी को देने पड़े। इस संधि के 3 महत्वपूर्ण पहलू थे। अवध की सेना की संख्या घटाकर एक दहाई कर दी गई। कंपनी ने सभी विदेशी और घरेलू शत्रुओं से अवध की रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लिया। और नेक्स्ट पॉइंट था अवध के शासक को अपने सुरक्षित क्षेत्रों प्रशासक का काम अपने पदाधिकारियों से संपन्न करना था। जिनका कर्तव्य अपने महादाताओं के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना था। इस पर प्रशासन को चलाने में तथाकथित सम्मानीय कंपनी के पदाधिकारियों की काउंसिल के परामर्श पर काम करने की सलाह महामहिम ने दी थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा अवध राज्य की अवनति और पतन 1801 से 1856। राज्य क्षेत्रातीय संरक्षण के अधिकार के माध्यम से रेजिडेंटों ने जो अंग्रेजी रेजिडेंट थे उन्हें नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को एक दल बनाया जो कि कंपनी के प्रति निष्ठावान थे, यानी कि उनको पैसे से खरीद लिया गया। अब जिसमें सिपाही थे जो कि कंपनी की सेवा में शामिल थे या फिर जो अपने रिटायर हो चुके थे, पदभार से मुक्त हो चुके थे, उनको भी पैसे देकर सिपाहियों को खरीद लिया गया। कुछ ताल्लुकदार थे जिन्होंने अवध के नवाब से हटा दिया गया था। इन ताल्लुकदार को नवाब के द्वारा हटा दिया था, लेकिन कंपनी के द्वारा उनकी सहायता दी गई, उनको ज़मीन लेने में उनकी मदद की गई। इस प्रकार से ताल्लुकदार अंग्रेज़ों के प्रति वफादार हो गए। और लास्ट थर्ड स्टेज में थे राजकीय घराने के कुछ लोग थे जो नवाब की गद्दी लेने के असफल दावेदारों
के संबंधित जिन्हें कंपनी ने संरक्षण प्रदान कर दिया था। इस प्रकार से ये नवाब के घराने के कुछ लोग भी कंपनी के साथ मिल गए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अशरफ-उद-दौला की मां, बहू बेगम जैसी राजपरिवार की सदस्यों ने भी अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने के बाद मस्जिद, आश्रितों और करबला के पवित्र स्थल के लिए कुछ राशि छोड़कर सारी राशि कंपनी के नाम कर दी जाए। जब नवाब शहादत अली खान ने संरक्षण के इस दुरुपयोग का विरोध किया तो रेजिडेंट ने घोषणा की कि मेरे विचार में मुहिम का इस मामले में कुछ भी बोलना बिल्कुल अस्वीकार्य है। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए भी उकसाया, यानी कि जो अवध के शासन के अंतर्गत जो भी छोटे-छोटे शासक थे, उनको भी स्वतंत्र होने के लिए कंपनी के द्वारा उकसाया जाता था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के द्वारा प्राप्त अवध राज्य के अधिकार को भी चुनौती दी गई। इस प्रकार उन्होंने अवमानना करके मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दी, यानी कि अवध साम्राज्य को भी चुनौती दी गई और मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दी गई। इस प्रकार अवध वास्तविक रूप में कंपनी पर पूरी तरह से निर्भर हो गया था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी यह चाहती थी कि अवध के नवाब मुगल शासक से स्वतंत्र होने की एक घोषणा कर दी जाए। कंपनी के अधिकारियों ने गाजीउद्दीन को स्वतंत्रता मुगल शासन से स्वतंत्र होने की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने 1819 में मुगल बादशाह से अपना संबंध भी खत्म कर दिया। इसके बाद कंपनी ने नवाब बादशाह को अपमानित करना और नीचा दिखाना शुरू कर दिया ताकि वे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। अब अवध के शासक नाम मात्र का शासक रह गया था और उनके राजकीय मामलों में ब्रिटिश अधिकारी मनमानी रूप से हस्तक्षेप करने लग गए थे। इस प्रकार से कंपनी ने अवध के शासकों के भौतिक नैतिक अधिकारों को समाप्त कर दिया और 1856 में उसका विलय स्वाभाविक रूप से एक परिणति के रूप में प्रतीत हुआ। जैसा कि हमने के अध्ययन में पहले भी अध्ययन किया गया है कि जैसे रेजिडेंट ने अवध का प्रशासन मुख्य सचिव के रूप में संभाल लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।